सियासत में कामयाबी जो है वो धरने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द ब्रेकफास्ट शो और मैं हूं आद फैजुल हसन। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर को इस वक्त कोविड-19 की थर्ड वेव का सामना है और जहां पर कोविड-19 ने दुनिया भर की तमाम शोबा ज़िंदगी को मुतासर किया है, वहां पर ख़ास तौर पर एजुकेशन सेक्टर जो एजुकेशन सिस्टम जो है, तालीमी निज़ाम, चाहे वो पाकिस्तान का हो या दुनिया भर के किसी भी मुल्क का हो, उसको बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। तो आज हम इसी हवाले से इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं अपने शो में कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन किन किन मसाइल का सामना है और फिर एग्ज़ाम के हवाले से जो इशू आजकल आ रहे हैं कि वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन अगर है तो फिर एग्ज़ाम जो है वो फिजिकल होने चाहिए या ऑनलाइन होने चाहिए। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं वो हाफिज़ इलियास साहब मौजूद हैं जो कि लेक्चरार हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में स्कूल ऑफ बिजनेस के, और उनके साथ दूसरे पैनल में हमें ज्वाइन कर रही हैं सादिया भट्ट साहिबा जो बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में टीचर के फराइज सरंजाम। हाफिज़ इलियास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। मैम सादिया भट्ट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। थैंक यू जी। मैं अपने सबसे पहले सवाल पर हाफिज़ इलियास आपकी तरफ आऊँगा कि हम लोग जो आजकल जो एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है इसमें बाकी दुनिया की निस्बत किस तरह आप समझते हैं कि पीछे हैं? मतलब पाकिस्तान जो है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में किस तरह बाकी ममालिक से थोड़ा सा पीछे है, आपका क्या राय है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे ज़हमत दी कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है तो पाकिस्तान एज़ यूजुअल टेक्नोलॉजी की मदाद में बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे है। जिस तरह कोविड ने दुनिया के तमाम सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी हर शुबा है ज़िंदगी के किसी भी ऐसे शोबे को उठा लें जिसमें हर चीज़ को मुतासिर किया है। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है उसके अंदर हमारा एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम जहाँ से आपने बात की है फिजिकल या ऑनलाइन की, तो फिजिकल एजुकेशन जो ऑनलाइन एजुकेशन है फिजिकल एजुकेशन के मुकाबले में किसी भी किस्म की वो नेमल बदल साबित नहीं हो सकती। उसमें सबसे बेसिक वजह यह है क्योंकि हमारे यहाँ पे मैं आपके साथ एक यूएनडीपी की एक छोटी सी रिपोर्ट शेयर करूंगा। हमारे 80% जो स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट वो ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जिनके पास अपने लोकल एरिया के अंदर इंटरनेट की एक्सेस अवेलेबल नहीं थी। उसके साथ साथ ना उनके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी जिसको साथ वो कोप अप करके अपनी एजुकेशन को वो कंटिन्यू कर सकते। लेकिन बहरहाल पिछले एक साल में हम पाकिस्तानी एजुकेशन सेक्टर ने ऑनलाइन एजुकेशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और ख़ास तौर पे मैं प्राइवेट सेक्टर को इस मद में दाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने जिस तरह करके इस पूरे सिस्टम को चलाने की कोशिश की है ताकि ना सिर्फ बच्चों का बल्कि हमारी कौम का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। तो बहरहाल उस लेवल तक तो नहीं हम लोग पहुंच पाए, लेकिन बहरहाल किसी न किसी हद तक हम लोग उस चीज़ में कामयाब होने में कामयाब हो चुके हैं। जी। तो मैम सादी आपकी तरफ मैं आऊँगा। मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि आप प्राइमरी स्कूल जो छोटे बच्चे हैं उनको भी पढ़ा रही हैं, तो उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बात की जाए तो वो तो एक तरफ है, वो बड़े स्टूडेंट हैं, वो नेट फैसिलिटीज़ और लैपटॉप वगैरह से जो जानते हैं उनको वो, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई किस तरह मुतासिर हो रही है ख़ास तौर पर कोविड में? थैंक यू एवरीवन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि हाफिज साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो काफ़ी काम किया गया है, क्योंकि अब ऑलरेडी एक साल से ज़्यादा तो हो गया हुआ हमें कभी ऑनलाइन पढ़ाते हुए कभी फेस टू फेस पढ़ाते हुए। तो ये है कि क्योंकि छोटे बच्चे हैं, जब शुरू में हमने स्टार्ट किया था तब बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना, उनकी अटेंशन लेना, उनको एक जगह बैठ के उन्होंने बैठना नहीं होता, उस वक्त पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत प्रॉब्लम थी। फिर वही बात जो हाफिज साहब ने कही कि ज्यादातर लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं, उनको सहूलत ही नहीं है। कभी होता है शहरों में इतने इंटरनेट के बुरे हाल हैं,
तो जो थोड़े से दूर रहने वाले उनके लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह टीचर्स ने बहुत एफर्ट की, बहुत मेहनत की। हमने एक तरह से उनको आईटी भी पढ़ाया कि आपने, हम अगर बीच में क्लास ले रहे हैं तो आपने इसको ऑपरेट कैसे करना है, आपने क्लास में आना कैसे, आपने होमवर्क कैसे सबमिट करना है। फिर हमने उनको ये सिखाया आपने हैंड रेज करना है, आपने क्लास का डिसिप्लिन कैसे रखना है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो हैं, जब हम इस साल के में आए हैं तो अब माशाल्लाह बच्चे इस काबिल हो गए हैं, छोटे होने के बावजूद भी, कि उनको खुद पता होता है कि हमारी आज ये क्लासेस हैं, और वो खुद चीजें ऑपरेट करते हैं। उनको क्लास का डिसिप्लिन भी पता है, उनको पता है कि अगर मैंने टीचर से कुछ पूछना है या बताना है तो वो हैंड रेज करेंगे, चैट बॉक्स में भी वो हमसे बात कर लेते हैं। तो माशाल्लाह बच्चों ने बहुत इम्प्रूवमेंट की है। लेकिन ये है कि अभी भी छोटे बच्चे हैं जो उनके साथ फिर पेरेंट्स को भी बैठना पड़ता है। ठीक है, जैसे नर्सरी या केजी के वो तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, तो वो खास तौर पर माओं की ड्यूटी लग जाती है कि उन्होंने बच्चों के साथ बैठ के तो उनको क्लासेस दिलवानी है। लेकिन ये है कि हमने इंशाल्लाह कोशिश की है कि बच्चे स्टडीज के साथ इन टच रहें, कि यानी कि वो बिल्कुल ही सब कुछ पढ़ा हुआ भूल ना जाए, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनको तो अगर एक हफ्ता आपने नहीं कुछ करवाया तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। इंशाल्लाह हमने कोशिश की और इंशाल्लाह आगे भी ये कोशिश जारी है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर इस बात की जाए, ये तो आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हैं, अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो वहां तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज बनी होती, तो उनको तो ज्यादा हर जो। जी बिल्कुल, आपने सही बात की। गवर्नमेंट सेक्टर में एक तो फैसिलिटीज भी नहीं है, दूसरा टीचर्स जो है उनको ट्रेन भी नहीं किया गया। हमारे तो जैसे ही ये कोविड की वेव आई तो फौरन हमने इस चीज को स्टार्ट कर लिया, क्योंकि हम टीचर्स ऑलरेडी इस सिलसिले में ट्रेन थे। हम ऑलरेडी एडमोडो और ऐसी चीजें यूज करते थे जिस प्लेटफॉर्म पे हमारे बच्चे अपना काम वगैरह करते थे। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जाहिर सी बात है, वो ज्यादा बच्चे वहां पढ़ते हैं, वो बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि एक तो इंटरनेट नहीं है, फिर पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उनको पता ही नहीं है उन्होंने बच्चों को काम कर कैसे करवाना है, और गवर्नमेंट साइड पे ये फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उन बच्चों का ज्यादा बुरा हाल है। जी मैं हाफिज इलियास साहब आपकी तरफ आऊंगा कि एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। जहां तक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का इशू है, तो मेरे ख्याल में ऑनलाइन एजुकेशन में जो पब्लिक सेक्टर था वो प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा मिच्योर हो चुका था। उसकी बेसिक वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो फासलाती तालीम है, जो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है, बेसिकली वो ऑलरेडी वर्चुअल यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हेल्ड करवा रही थी। तो जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियां हैं, आईटी डिपार्टमेंट के साथ, बेशक वो फेडरल का डिपार्टमेंट हो या वो पंजाब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, उन लोगों ने बहुत अच्छी काविश की है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ उन लोगों ने अपने मर्जर किए हैं। आपको मैं कॉमसेट की एग्जांपल दूंगा कि लाहौर के अंदर कॉमसेट ने क्या किया कि उन्होंने मर्जर किया बेसिकली वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ मर्जर करने से उनके पास क्या हो गया, उनके पास रिकॉर्डेड सेशंस ऑलरेडी लेक्चर्स के अवेलेबल थे, जिसके थ्रू पब्लिक सेक्टर में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट। हाँ, ऑल्थ्रो के जो टेक्नोलॉजी और टीचर की जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, या टीचर की जो ट्रेनिंग की बात है, या स्टूडेंट की ट्रेनिंग की बात है, तो पब्लिक सेक्टर में इस तरह के टूल्स अवेलेबल नहीं थे जो प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल थे। तो बहरहाल ये वाकई में देखने में अच्छी चीज थी कि पब्लिक सेक्टर ने भी उतना ही ग्रो किया है जितना प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो किया। बिल्कुल, आपके इसी क्वेश्चन को मैं आगे लेके चलूंगा कि जॉब के तौर पे अगर आप पढ़ा भी रहे हैं एक सुपीरियर यूसीपी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, तो आप स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे हैं, ऑनलाइन ही आपकी यूनिवर्सिटी भी जा रही है, तो इस हवाले से आप बताएं कि जो स्टूडेंट हैं आपके पास, क्या उनके क्या किन मसाइल का सामना कर रहे हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं स्टूडेंट को स्पेशली? सर, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो फैज साहब, स्टूडेंट को बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता है कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर 1 आवर 30 मिनट का एक लेक्चर होता है, तो बच्चों को एंगेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसकी बेसिक वजह यह है कि क्योंकि घर का वो इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह अभी मैम ने बात की है, मैम साजी ने बात की कि जो पेरेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो और ख़ास तौर पे अगर हम लोग इधर साउथ पंजाब या इंटीरियर सिंध के इलाकों की तरफ या बलोचिस्तान की तरफ बात करें, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। हमारी एक स्टूडेंट थी, वो उनका मुझे एक पर्सनली मैसेज आया कि सर इस तरह करके मुझे फैमिली में बहुत ज़्यादा मुश्किलात है कि मैं मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं घर में मोबाइल यूज़ करती हूँ तो हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि आप 6-6 घंटे या 7-7 घंटे मोबाइल ही यूज़ करते रहते हैं। देन मैंने उनके पेरेंट को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये यूनिवर्सिटी की क्लासेस ऑनलाइन चली गई हैं, तो आप काइंडली इनको जो है वो अलाउ करें कि वो आके अपनी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे अटेंड कर सकें। लेकिन ऑल थ्रू उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ से एक तो रेजिस्टेंस क्रिएट हुई, और दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं तो यूनिवर्सिटीज़ ने इस चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया।
क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसके अंदर मेजॉरिटी बेसिस पे वो लोग हैं जो फाइनेंशियली खुद अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर इंटरनेट का खुदा न ख्वास्ता किसी जगह पे इशू आ गया है, अगर बच्चा क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो आपको पता है 3 या 4 हॉलीडेज के बाद बच्चा वो ड्रॉप आउट हो जाता है। लेकिन इस हवाले से भी यूनिवर्सिटीज ने काफी कोशिश की है, स्टूडेंट ने भी काफी कोशिश की है, लेकिन ऑल थ्रो कभी मैंने पहले जिस तरह बात की कि वो नेमल बदल नहीं है फिजिकल एजुकेशन का, लेकिन ऑल थ्रो इसी चीज के साथ हमें ग्रो करना है। शायद मोर और लेस इसी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ मतलब उनको क्या इकदाम, खास तौर पर गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए कि जो एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि कोविड जो है अभी ये तो जैसे तीसरी लहर आ गई है, अब वो है कि हो सकता है मे बी आगे चौथी लहर भी आ जाए, तो एजुकेशन सिस्टम जो है, जो एजुकेशन सेक्टर है, उसको बच्चों की तालीम को ज़ाया तो नहीं करना, उनको क्या इकदाम करने चाहिए एज ए टीचर? आप क्या देखते हैं इस बारे में, क्या कहते हैं? सर, अगर मैं खास तौर पे यूनिवर्सिटीज को टारगेट करूं तो यहाँ पे किसी भी फैकल्टी के जो क्लासेस हैं वो मोर देन 4 डेज अ वीक कभी भी हेल्ड नहीं होती, यानी एक हफ्ते के अंदर 4 दिन क्लासेस होती हैं और 3 दिन ऑफ होता है। तो हम जो वो 3 दिन ऑफ है उसको क्या कर सकते हैं, हम यूटिलाइज कर सकते हैं। 50% अटेंडेंस के साथ हम लोग बच्चों को यूनिवर्सिटीज के अंदर ही, फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि इसकी सर बेसिक वजह यह है कि अगर हम बाहर मार्केट के हालात देखें, हम मॉल्स की बात करें, स्पेशली शॉपिंग मॉल्स की बात करें, और ईद का सीजन है, तो आप अपने गिरदोनवा में देखेंगे तो कोविड की SOPs शायद यूनिवर्सिटी में ज्यादा जो है फॉलो की जा रही थी, जो कि बाहर आम रेगुलर लोग जो है वो उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो मेरा तो जो पर्सनली कैथारसिस है कि आप कितनी देर इसको ऑनलाइन की तरफ ले जाएंगे, 1 साल 2 साल, एट द एंड ऑफ द डे हमें फिजिकल एजुकेशन की तरफ दोबारा वापस आना है। तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप 50% अटेंडेंस के साथ करना चाहें या रेगुलर क्लासेस भी करना चाहें तो आप स्लॉट्स को कम कर सकते हैं। जहाँ पे 1.3 आवर का लेक्चर होता है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, 1 आवर पे लेके आ सकते हो। लेकिन फिजिकल एजुकेशन को आई थिंक प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि अभी 3rd के बाद 4th वेव का और 5th वेव का आई डोंट नो के हाउ लॉन्ग इट इज कंसीडर कि ये कितना लंबा अरसे तक ये जो कंटिन्यू हो सकता है या चल सकता है। पॉइंट इस पर आ गया जी। मैम सादिया, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि आपकी राय के मुताबिक फिजिकल एजुकेशन जो है और जो ऑनलाइन एजुकेशन है, आपके क्या ख्याल में ऑनलाइन एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन की जगह पे सही है, या सिर्फ ये एक मुतबादिल के तौर पर अभी है, फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक लाजमी जुज़्व है, ऑनलाइन एजुकेशन उसका हल नहीं है? जी बिल्कुल, फिजिकल एजुकेशन का तो मुतबादिल कोई भी नहीं है। और अगर मैं छोटे बच्चों के हवाले से बात करूं तो ऑनलाइन बस ये समझ लें कि हमने उनको एक लिंक रखा हुआ है सिर्फ उनकी स्टडीज के साथ, ठीक है। अदरवाइज फिजिकल एजुकेशन का नेमुल बदल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि फिजिकल जब हम क्लास में होते हैं तो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है छोटे बच्चों के साथ तो बहुत और तरह से हमें डील करना होता है। और वहां पर ये होता है कि बच्चे अपनी चीजें बड़े इजी हमें बता देते हैं, हम बच्चों को बड़े आराम से समझा देते हैं, एक तरीके से समझ नहीं आया कुछ और यूज कर लिया, अच्छा इस तरह नहीं समझ आया ऐसे। लेकिन जब हम ऑनलाइन एजुकेशन पे आते हैं ना तो फिर हमारे पास बड़ी लिमिटेड किस्म की चीजें होती हैं कि हम बस ऐसे ही करवा सकते हैं। क्योंकि जो आप कहें ना एजुकेशन छोटे बच्चों की, कुछ बच्चे जो हैं वो देख के सीखते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से सीखते हैं, उनके हाथ में चीज हो तो सीखते हैं, कुछ बच्चे ड्रॉ करके सीखते हैं, हर बच्चे की डिफरेंट होती है कैपेसिटी। तो फिर ऑनलाइन पे जब हम आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दिखाना रह जाता है कि आपने सिर्फ स्क्रीन शेयर के साथ उनको डिफरेंट इंटरेक्टिव टूल्स के साथ आप पढ़ा रहे हैं। तो वो ऐसे बच्चे जो हैंड्स ऑन या जो उस तरह से फेस टू फेस में ज्यादा अच्छा सीखते हैं, उन बच्चों का हर्ज होता है। लेकिन बस यही समझ लें कि अब ये जो मजबूरी है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, क्योंकि हम भी जब आए थे ऑनलाइन क्लासेस जब हमने स्टार्ट की थी तो हमारे पास अटेंडेंस बहुत कम होती थी, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स ने इसको सीरियस नहीं लिया, उन्होंने कहा जी ये थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो जब चीज लंबी होती गई उन्होंने कहा जी 1 और 2 पे तो बच्चे हैं, इतने छोटे बच्चे अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब एकेडमिक ईयर के एंड में उन बच्चों का इतना ज्यादा उन्होंने हर्ज देखा तो अब वो पेरेंट्स को है कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं, तो अब नहीं। आप जैसे आप बात कर रही हैं, बिल्कुल आप बात कर रही हैं छोटे बच्चों की, खास तौर पर प्राइमरी स्कूल के बच्चों की, तो अगर उनकी बुनियाद ही नहीं, जैसे आप बता रही हैं कि काफी मसाइल का सामना करना पड़ा है, अगर उनकी बुनियाद ही नहीं बनेगी तो फ्यूचर में तो काफी प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और हम मोस्टली हम जो आपस में कुलीग्स हैं हम यही बात करते हैं कि इस 1 साल में जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे, इन्होंने जब आगे जाना है इन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये उस तरह से नहीं सीख पाए जैसे इनसे पीछे वाले बच्चों ने सीखा था, कि उतने ट्रेंड और स्किल्ड नहीं होंगे, तो उसका असर तो लाजमी पड़ेगा। लेकिन बस इस वक्त जो मजबूरी के हालात में कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है,
लेकिन ये फिजिकल एजुकेशन का उससे आप बिल्कुल भी लेवल बदल नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। जी, मैं अगले सवाल हाफिज इलियास आपकी तरफ आऊंगा कि जैसे मैम बता रही थी कि उनकी जो बुनियाद है, जो खास तौर पर जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं ऑनलाइन में, तो वो उस तरह नहीं है जैसे फिजिकल एजुकेशन में बच्चों की बुनियाद बनती थी। तो आपके मेरा सवाल ये है कि जो फ्यूचर में जो आगे बच्चे जाएंगे, जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन एजुकेशन के बच्चे जब डिग्री हासिल करेंगे, तो उनके फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इस हवाले से? फैज साहब, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लास्ट टाइम मेरी एक एम्प्लॉयर से बात हो रही थी और मुझे उनसे उनके काफी ज्यादा इस पे कंसेंसस थे। उन्होंने मुझे बताया कि हमने एक फील्ड के लिए एक सेल्स मैनेजर को हायर किया, लेकिन उस सेल्स मैनेजर को, क्योंकि आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटीज में जब स्पेशलाइजेशन होती है वो 7th या 8th सेमेस्टर में जाके स्पेशलाइजेशन हो रही होती है। तो कोविड में जब वो स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज पढ़ रहे थे तो उनके पास ऑल्थ्रो के वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो अवेलेबल था उनके पास, लेकिन उनके पास हैंड ऑन एक्सपर्टीज नहीं थी। उनके पास वो डिलीवरी के लिए टूल्स नहीं थे जो कि फिजिकल तरीके से इफेक्ट कर रही है, बल्कि उनको अपने कैरियर को परस्यू करने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उसकी एग्जांपल हमारे सामने है, क्योंकि इंडस्ट्री भी शटर डाउन हो रही है और उसके बाद मुख्तलिफ एम्प्लॉयर, क्योंकि कोविड की वजह से सिचुएशन आपके सामने है और बहुत सारे लोगों को वो शट डाउन की वजह से, इंडस्ट्री के शट डाउन की वजह से ऑलरेडी जॉबलेस होते जा रहे हैं। इस कंपटीशन के इन्वायरमेंट में जो नए बच्चे हैं जिनके पास हैंड ऑन एक्सपर्टीज नहीं है, जिनके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज है, वो अगर कल को अपने कैरियर को परस्यू करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उनको। जी, और मेरा अगला सवाल यही है, इसी हवाले से ही है कि जैसे कि पाकिस्तान का एक एजुकेशन सिस्टम है पूरा, इसको हम कैसे, हम लोग मतलब जो टीचर हैं या गवर्नमेंट है, खासतौर पर एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, उनको क्या जरूरत है कि क्या चीज इसमें मजीद बेहतर की जा सकती है अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें एजुकेशन, अगर उनको कंपेयर करें तो पाकिस्तान के हवाले से? फैज साहब, सबसे पहले तो अगर हम ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को देखें तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फ्लॉज नजर आएंगे। सबसे पहले अगर हम बुनियादी तौर पे बात कर लें तो हमारे यहाँ उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये 2 मेजर क्लासेस हैं एजुकेशन की। उसके बाद एक मदारिस की एक अलहदा से तालीम है, वो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट है। उसके बाद अगर हम लोग कैम्ब्रिज सिस्टम को देख लें और हमारा लोकल जो एजुकेशन सिस्टम है उसको देख लें, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट, जिस तरह इमरान खान साहब ने जो है इनिशिएट करने की बात की थी अपने इलेक्शन कैंपेन में कि हम लोग एक सिलेबस जो है ना, वो एक कौम एक सिलेबस का नारा जो इन लोगों ने किया था, तो सबसे पहले तो हमने अपने आप को सिलेबस डिफाइन करना है कि हम उर्दू मीडियम में परस्यू करना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम में परस्यू करना चाहते हैं, और आया हमारे मदारिस वाले बच्चों को भी वो वाले टूल्स, वो वाली एजुकेशन अवेलेबल होगी जो बाकी एक बच्चा जो रेगुलर एजुकेशन के थ्रू इंजीनियर या डॉक्टर बन रहा है, क्या वो मदारिस से निकलने वाले बच्चे भी डॉक्टर या इंजीनियर बन सकेंगे? तो सबसे पहले अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो उन लोगों ने अपने एजुकेशन सिस्टम को एक बिल्कुल स्मूथ लाइन के अंदर लेके आए हैं। उन्होंने अपना सिलेबस एक किया, उनको जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उन्होंने अपनी जो मदर लैंग्वेज है या अपनी नेशनल लैंग्वेज है उसके अंदर एजुकेट करने की कोशिश की है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस तरह है कि हमारी मदर लैंग्वेज कुछ और है, हमारी नेशनल लैंग्वेज कुछ और है, हमारी एजुकेशनल लैंग्वेज कुछ और है। तो ये वो सारे मसाइल हैं जिनका इदराक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर हम लोग इन चीजों का इदराक ना कर पाए तो हमारे मुल्क के अंदर इतना टैलेंट अवेलेबल है, यकीन मानिए फैज साहब, हमारे मुल्क के अंदर बेतहाशा टैलेंट है जो कि एजुकेशन के अंदर अपने कैरियर को बहुत ज्यादा आगे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन और सिलेबस का एक पेज पे ना होने की वजह से वो अपने कैरियर के आगे परस्यू नहीं कर सकते। और आई थिंक सो कि हमारे एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है ये। जी बिल्कुल, और मैम सादिया, मैं आपकी तरफ इस सवाल को लेकर आऊँगा कि जो सिलेबस का इशू है और जो सिलेबस का डिफरेंस है खास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कि जो सिलेबस का डिफरेंस है या स्टूडेंट को किस तरह मुतासर करता है और ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है? एक सिलेबस, जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि एक सिलेबस होना चाहिए सब बच्चों का, उस हवाले से आप क्या कहती हैं कि वज़ीर आज़म का जो ये बात थी ये दुरुस्त थी, एक ही सिलेबस होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, स्कूल? हाँ जी, हाफिज साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे एक ही कंट्री में 5-6 तरह के डिफरेंट तरह के सिलेबस और चीजें और डिफरेंट किस्म के बच्चे ग्रूम हो रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक सिलेबस की बात है तो शायद आप लोगों को ना मालूम हो, लेकिन स्कूल्स में ये हो चुका हुआ है कि एसएनसी का जो सिलेबस है
वो हमें मालूम है, मिल चुका हुआ है ऑलरेडी। और ये है कि बीकन हाउस के कुछ जो है एजुकेशनिस्ट वो इस टीम का हिस्सा थे, ठीक है। उसकी बुक्स वगैरह भी हो चुकी हुई है, फाइनलाइज हो चुकी हुई है, लैंग्वेज भी हो चुकी हुई है कि बच्चों को उर्दू जबान में पढ़ाया जाएगा। सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो उर्दू में पढ़ाए जाएंगे। और उसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया था कि पहले जो स्कूल लीडर्स होंगे, जो सब्जेक्ट लीडर्स हैं स्कूल में, पहले उनको ट्रेन किया जाएगा कि उसको पढ़ाना कैसे है, फिर वो आगे जाके बाकी टीचर्स को ट्रेन करेंगे अपने अपने स्कूल्स में, ठीक है। तो ये अभी तो बीच में कोविड की वजह से थोड़ा सा ब्रेक आया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इस चीज पे अमल होगा कि हमें, क्योंकि हमारे हेड ऑफिस की तरफ से ये चीज आ गई हुई है कि पहले जो है कोऑर्डिनेटर्स उनको ट्रेन किया जाएगा बकायदा, और उसके बाद ये वो आके अपने अपने स्कूल्स में अपने अपने टीचर्स को पूरा ट्रेन करेंगे। और ये पूरे कंट्री में 5th क्लास तक ये एसएनसी का सिलेबस ही चलेगा, और वो उसकी लैंग्वेज जो होगी वो उर्दू होगी, सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स के अलावा। और ये बड़ी अच्छी चीज है कि उसका सिलेबस भी बहुत अच्छा है, जो अभी तक मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है कि वो यानी कि बहुत अच्छा है आजकल के जो जमाने के हिसाब से, जो जरूरत थी। क्योंकि हमारे जो स्कूल में अभी तक बुक्स पढ़ाई जाती है, जैसे मैट्रिकुलेशन है, मेरे ख्याल में जब मैंने मैट्रिकुलेशन किया था, जो पढ़ा था वो अभी तक वही पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारी मैं क्योंकि मैथ्स की टीचर हूँ, मैं उससे रिलेटेड बात करूंगी। बहुत सारी मैथ्स में चीजें आउटडेटेड हो चुकी हुई हैं जो अभी तक पढ़ाई जा रही है, जिनका कोई यूज नहीं है, जो बाहर के कंट्रीज में अब नहीं पढ़ाया जाता। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये जो अब ये स्टेप उन्होंने लिया है, इससे कुछ बेहतरी आने की उम्मीद है। इसको टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है जी। और एज ए टीचर आप क्या समझती हैं कि टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को कितना उनके साथ काम करना चाहिए कि जब भी जो स्टूडेंट हैं वो अपनी फील्ड चूज करने में काफी मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको इंजीनियर में जाना है, डॉक्टर में, मेडिकल में जाना है या किस फील्ड में जाना है। तो एज ए टीचर आप क्या समझते हैं कितना जरूरी है कि वो स्टूडेंट के साथ काम करें कि वो उनको खुद वो अपने आप के अपनी कैलिबर के हिसाब से अपनी फील्ड खुद चूज कर सके? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग का तो रिवाज ही नहीं, ये तो टर्मिनोलॉजी अजीब अजीब सी लोग समझते हैं, ठीक है। और जो अच्छे खासे पढ़े लिखे घर है ना, वहां पर भी 3-4 फील्ड्स बच्चों के लिए कहे कि तुमने या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या सीएसपी ऑफिसर बनना है, ठीक है। हालांकि इतना कुछ पढ़ने को मौजूद है। और फिर दूसरा जो है, बच्चों को फिर पुश किया जाता है कि आप इसको करो, ठीक है, जबरदस्ती बच्चों को उस फील्ड में डाला जाता है। एक तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अवेयर करने की जरूरत है कि अब पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत चीजें करने को है। दूसरी बात ये कि अब वो जमाना मास्टर डिग्रीज और उनका नहीं रह गया हुआ। आप जब तक आप स्किल्ड नहीं है, अगला जो जमाना है उसके लिहाज से देखें तो आपको स्किल आनी चाहिए कोई। लेकिन हमारे में अभी भी यही सोचते हैं कि बस कुर्सी पे बैठ के काम करें, सरकारी नौकरी मिल जाए। ये जो हमारी जो है ना सोच, ये इसको चेंज करने की जरूरत है। अगर इसको चेंज किया जाएगा तो मेरे ख्याल में बच्चे अब इतने अवेयर हैं, उन्हें पता है कि हमने क्या पढ़ना है, लेकिन पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं। मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि पीटीएम्स पे जब पेरेंट्स से बात होती है तो एक फादर आए, वो इंजीनियर थे और वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो उनके बेटे के कहीं मेरे ख्याल में 2 या 3 मार्क्स मैथ के पेपर में कम थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये कैसे हो सकता है कि मेरे बेटे के मैथ्स में 3 नंबर कम आ जाए, मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ ये मैथ्स में टॉप पे हूँ। तो मैंने उनको कहा देखिए वो आप हैं, वो आपका बेटा है, आप दो मुख्तलिफ लोग हैं। आप अपनी तवक्कात उससे तो ना रखिए, उसका कोई और फील्ड होगा, उसने किसी और जगह पे जाना होगा। फिर उसकी मदर ने कहा हाँ जी ये ड्राइंग में बहुत अच्छा है। तो मैं कहा फिर उसकी फील्ड तो वो हुई ना। लेकिन पेरेंट्स जो है ना, लेकिन ये टीचर्स का बनता है कि टीचर्स को बच्चे में जो, क्योंकि टीचर्स को पता होता है कि इस बच्चे में क्या क्वालिटी है, ये क्या कर सकता है, जो अच्छा टीचर होता है। और ये टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे की वो जो चीज है ना उसको निखारे, बच्चे को उस तरफ लेके जाए, उसको हेल्प आउट करे, उसे हौसला दे कि हाँ आप इसमें जाओ, आपके लिए बड़ी अच्छी है। और दूसरा थोड़ा सा पेरेंट्स को ना बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनको अपना कैरियर खुद सेलेक्ट करने दें, क्योंकि आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत अवेयर हैं। साथ साथ जो जहाँ पर टीचर को फोकस करना चाहिए वहां पर पेरेंट का भी उतना ही जरूरी है कि पेरेंट भी बच्चे की जो है वो पसंद और उसका ख्याल करें कि इंटरेस्ट किस फील्ड में, अगर उसको परस्यू करने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। और यही क्वेश्चन मेरा कैरियर काउंसलिंग हवाले से हाफिज रियाज साहब आपके साथ है। जी वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, और यही क्वेश्चन मैं हाफिज रियाज साहब की तरफ लेकर जाऊंगा कि आपके ख्याल में कैरियर काउंसल जो है आप वो एजुकेशन सिस्टम में अभी हो रहा है या इसकी क्या कितनी जरूरत है आने वाले वक्त में?
फैज सर, बेसिकली जो अगर हम कैरियर काउंसलिंग की बात करें तो ये एक बच्चे के प्रोफेशनल कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली कैरियर काउंसलिंग के थ्रू आपको बच्चे की वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है, और आप उसे बताते हो कि बच्चे आपकी स्ट्रेंथ ये है, आप इसके ऊपर अगर वर्कआउट कर लें तो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी जो प्रोफेशनल कैरियर है उसके अंदर आप सक्सेस बड़ी आसानी के साथ अचीव कर सकते हो। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अभी मैम सादी ने बात की थी कि ऐसा कोई रिवाज नहीं है, ना हमारे पेरेंट्स की तरफ से हैं कि हमारे यहाँ बस वो 3-4 पर्टिकुलर फील्ड्स हैं कि हमारे बच्चे ने इंजीनियर बनना है या हमारे बच्चे ने डॉक्टर बनना है। उसके बाद हमारे लिए जो जितनी भी फील्ड्स रह जाती हैं वो माइनर रह जाती हैं, और हम अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के चक्कर में हम अपने बच्चे के जो प्रोफेशनल कैरियर है उसको बेसिकली तबाह कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी तक तो जो हम रिसेंट टाइम की बात करें तो ऐसा कोई कैरियर काउंसलिंग की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी, लेकिन जो अभी एचईसी की रिफॉर्म्स आई हैं जिसमें 2 इयर्स एजुकेशन, जिसमें बीए, बीएससी वगैरह और एमए, एमएससी वगैरह खत्म कर दी गई है, उसके बाद सर जो बैचलर्स प्रोग्राम है, बीएस डिग्रीज हैं जितनी भी, उसके अंदर जो एचईसी ने नई पॉलिसी निकाली है उसके थ्रू एक बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है कि हम बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कर सकें। उसको मैं थोड़ा सा आपको जो उसकी टेक्निकलिटीज हैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। एचएससी बेसिकली अगर कोई भी यूनिवर्सिटी इनरोल करती है तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड, अगर बिजनेस स्कूल में आना चाहता है बच्चा तो उस बच्चे को बिजनेस स्कूल में बीबी ऑनर्स के अंदर इनरोल तो किया जाएगा, लेकिन बीबी ऑनर्स के साथ वो मैथमेटिक्स का भी एक कोर्स पढ़ेगा, वो कॉमर्स का भी एक कोर्स पढ़ेगा, उसके बाद अकाउंटिंग का भी एक कोर्स पढ़ेगा, फिजिक्स का भी कोर्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री का भी कोर्स पढ़ेगा। आफ्टर 2 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट कैरियर काउंसलिंग का होगा, वो बेसिकली बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बेसिस के ऊपर उसको जज करेगा और उसको बेसिकली गाइड आउट करेगा कि आप बेसिकली आपके लिए ये फील्ड बहुत ज्यादा अच्छी है, आप बीबी ऑनर्स को परस्यू करने की बजाय आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की तरफ चले जाएं या बीएस केमिस्ट्री की तरफ चले जाएं। तो आई थिंक सो कि जिस तरह भी एचईसी ने ये स्टेप आउट किया है तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले कुछ अरसे के अंदर इसके हमें काफी सारे फ्रूटफुल रिजल्ट नजर आएंगे। और मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा कि जैसे एग्जाम्स की बात की जाए तो स्टूडेंट का यही मुतालबा था, बार बार आपने देखा होगा चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वहां पर स्टूडेंट जो हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं कि अगर हमें ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है तो फिर जो हमारे एग्जाम्स हैं वो भी ऑनलाइन लिए जाएं, मगर वहां पर कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में कहा कि नहीं फिजिकल एग्जाम होंगे। तो आपके क्या राय है इस बारे में कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन है तो फिर एग्जाम ऑनलाइन होने चाहिए या फिजिकल होने चाहिए? सर ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर आप ट्रांसपेरेंसी का बहुत ज्यादा इशू है। अब देखें कि एक बच्चे ने आखिरी सेमेस्टर के अंदर है और उसने अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करना है और आप वो नेट के ऊपर से कॉपी पेस्ट, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी तो हम लोग इसके अंदर ग्रो नहीं कर पाए ना कि हम उसको एक एक चीज को जो है ना अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकें, या उनको थ्रू वीडियो कॉल हम लोग कहें कि आप अपना एग्जाम जो है वो उसको हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं थ्रू वीडियो कॉल और मुख्तलिफ टूल्स को यूज करते हुए। तो बेसिकली सर ऑनलाइन एग्जाम के अंदर मेरा जो जहाँ तक जाती ख्याल है, शायद आप लोग मुझसे जो है इख्तिलाफ करने का हक रखते हैं, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि अगर इवन के ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन अगर एजुकेशन के थ्रू आपने पूरा सेमेस्टर जो है वो क्लासेस ली हैं तो एग्जाम एट द एंड ऑफ द डे आपको फिजिकल लेने चाहिए, क्योंकि फिजिकल एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम के अंदर ट्रांसपेरेंसी का बहुत ज्यादा इशू है, क्योंकि बच्चे एक एक ग्रुप में बैठ के अगर फिजिकल एग्जाम की तरफ जाना है तो फिर एसओपीज का ख्याल रखते हुए फिर फिजिकल एजुकेशन की तरफ ही जाना चाहिए। अगर एजुकेशन उनको ऑनलाइन दे रहे हैं तो फिर एग्जाम की तरफ तो उनका बनता है, सवाल तो बनता है इस पर। सर एग्जाम का जो टेन्योर होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर मोस्टली 1 वीक होता है और सेमेस्टर का टेन्योर 4.5 मंथ का होता है, तो 7 डेज के अंदर या 5 डेज के अंदर एसओपीज को फॉलो करवाना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान होता है बनिस्बत कि आप 4.5 महीने के सेमेस्टर के अंदर ही बच्चों को कोप अप कर सकें। तो एग्जाम के लिए जो शेड्यूल है, एग्जाम की फिजिकल एग्जाम हो तो फिर उसकी थोड़ी सी टाइप चेंज कर दी जाए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इंटरनेट के इश्यूज होते हैं और उस तरह स्टूडेंट नहीं कवर कर पाता सिलेबस को ऑनलाइन जिस तरह वो फिजिकल एक यूनिवर्सिटी के और कैंपस के अंदर कवर करता है सिलेबस को। जी बिल्कुल फैज साहब ऐसा ही है, बल्कि जहाँ तक टीचर्स की बात है तो बहुत ज्यादा लियंसी दिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, और उसी तरह का एग्जाम जो है फिजिकल ऑल्थ्रो के उन्होंने ऑनलाइन पढ़ने के बाद जब फिजिकल एग्जाम के लिए आते हैं
तो फिजिकल एग्जाम को इतना ज्यादा वो स्टिक नहीं किया जाता कि बच्चे फेल हो जाएं। यूनिवर्सिटी या टीचर कभी भी नहीं चाहता कि उनके बच्चे भी किसी भी वो जो है फील्ड के अंदर जाके वो नाकाम हो जाएं, या वो एक पर्टिकुलर एग्जाम की वजह से या एक सब्जेक्ट की वजह से अपने 6 मंथ को दोबारा वो रेपिटेशन की तरफ आ जाएं, उनकी डिग्री डिले हो जाए। तो टीचर कभी भी ऐसा नहीं चाह रहे होते, बस स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट, बेसिकली दूसरे एंड से भी बात करें तो स्टूडेंट कभी भी अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। स्टूडेंट यही चाहते हैं कि स्टूडेंट अपने आप को हमेशा ये समझते हैं कि हम बिल्कुल राइट हैं, यूनिवर्सिटी शायद हमारे साथ कोई वो जो है फिरौनियत वाला सलूक करने जा रही है, या हमसे वो बहुत ज्यादा ये तवक्कुआत रखते हैं कि हमें फेल कर दिया जाएगा, हमें डिग्री लेट कर दी जाएगी। ये वो सारे कंसेंसिस हैं जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ही लिए जाएं। लेकिन मैं ऑल्थो जो ऑनलाइन एग्जाम है उसके हक में नहीं हूँ, फिजिकल एग्जाम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैम सादी आपकी तरफ आऊंगा, इसी सवाल को लेकर आऊंगा कि आपका क्या ख्याल है, आपके एज ए टीचर क्या है कि फिजिकल एग्जाम जो है, अगर ऑनलाइन एजुकेशन है तो फिर एग्जाम फिजिकल होना चाहिए या ऑनलाइन होना चाहिए? नहीं, जो ऑनलाइन एग्जाम है वो तो हाफिज साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि उस पर ट्रांसपेरेंसी का वो बहुत ज्यादा इशू बनता है, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द कुछ यूनिवर्सिटीज के बच्चे देखे हैं जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम्स दिए हैं, इवन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज और अच्छी यूनिवर्सिटीज, और उन्होंने जिस तरह से वो एग्जाम्स दिए हैं मैं वो भी जानती हूँ कि जहाँ पर आप पे करके आपको उसी वक्त ऑनलाइन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाते हैं, आप उनको सेकंड्स में वो भेज सकते हैं। तो वो ऐसी डिग्री का तो कोई फायदा नहीं। वो बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे तो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं, ठीक है, कि वो चाहते हैं कि जैसे हम कहें वैसे ही किया जाए। जैसे अभी पिछले दिनों ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चों ने बहुत शोर मचाया था कि जी हम तो हमारे पोस्टपोन किए जाए एग्जाम, तो उन्होंने तो पूरा प्रेशर डाला कि हमारे एग्जाम पोस्टपोन किए जाए, और वो पोस्टपोन हो भी गए। हालांकि मेरे ख्याल में जहां पर एग्जाम्स लिए जाते हैं, जो हॉल्स की तस्वीरें थी वहां पर बहुत अच्छे एसओपीज नजर आ रहे थे। एक तो एग्जाम्स में बच्चे वैसे ही दूर दूर बैठते हैं, वो वहां पर तो वैसे ही अगर थोड़ा सा उनको और दूर करके बिठा दिया जाएगा, जाते हुए अगर आपने अगर हैंड सैनिटाइज कर लिए हैं, आपने मास्क पहना हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम बनता है। लेकिन इस इशू को बहुत ज्यादा उछाला गया था, मीडिया ने भी बहुत ज्यादा, लोगों ने उनका साथ दिया, कुछ सेलिब्रिटीज ने उनका बगैर सोचे समझे साथ दिया, जिससे मेरे ख्याल में उन बच्चों का अपना नुकसान हो रहा है। वो उनको इस बात की समझ नहीं है, उनका वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऑनलाइन एग्जाम्स तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, फिजिकल एग्जाम। बिल्कुल, जैसा कि आपने ए लेवल और ओ लेवल एग्जाम्स की बात की और उनके बच्चों की बात की है, तो इसमें यह है कि अगर आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट और जो है वो कंफ्यूज नजर आ रही है, कभी कुछ फैसला करते हैं फिर 2 माह बाद कुछ और फैसला होता है। अगर ओ लेवल ए लेवल एग्जाम्स की बात की जाए तो पिछले दिनों 2 दिन एग्जाम हुए हैं, फिर उन्होंने कहा जी कैंसिल हो गए हैं, वो अक्टूबर नवंबर में चले गए हैं। तो इस तरह के गवर्नमेंट फैसले कर रही है, इससे स्टूडेंट का मतलब माइंड सेट है वो भी, अब क्या ख्याल है, इस तरह होना चाहिए गवर्नमेंट जिस तरह कर रही है? और एक तो और भी बात है, एक तो इस वक्त ना हालात ही ऐसे हैं, हर एक वीक के बाद और 2 वीक के बाद वो जो इन्फेक्शन की सूरत हाल है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। पूरी दुनिया में जो कंट्रीज है ना, वो पूरे वीक की बेस के ऊपर जो डाटा मिलता है ना, उसकी बेस पे वो अगले मंथ के या अगले वीक के फैसले करते हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल हर जगह पे ऐसे ही है। तो अब ये तो नहीं, जैसे अभी कहा गया है कि जी जो 9th के 10th के एग्जाम्स जो है 15 जनवरी के बाद होंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो देखेंगे कि हालात कैसे हैं, हम बच्चों के एग्जाम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये अभी कोई फाइनल बात नहीं है। इसी तरह से बाकी एग्जाम्स भी हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि इतना बड़ा इशू है कि अगर हालात को देख के फैसले को चेंज भी कर दिया गया। बच्चों ने अपना माइंड सेट रखना है कि भाई हमने पढ़ा है और हमने एग्जाम देना है। अब आपने चाहे वो 1 महीने बाद देना है और चाहे वो आपने 1 हफ्ते बाद देना है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अपनी साइड पे अपनी तैयारी करके रखें। अगर इसी एग्जाम्स को जैसे मैट्रिक और एफएससी की बात की जाए, अगर उनके एग्जाम आप आगे लेकर जाएंगे, जैसे कभी गवर्नमेंट ने कहा कि 15 जून के बाद पेपर्स होंगे, और वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको हमने कहा है कि वो जनवरी में भी उनको एडमिशन देंगे, तो उनका साल जाया नहीं होगा इस तरह बच्चों का, अगर उनको एग्जाम लेने हैं और वो उनको प्रमोट भी नहीं किया जा रहा। देखिए, अब वो बात भी आ जाती है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम था उसमें बहुत सारे बच्चों के साथ जुल्म भी हुआ, उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं लगे। जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो अलहदा रो रहे थे कि जी हमारे तो ग्रेड्स बहुत बुरे आए हैं, तो हमारे साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है। अगर उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर वो गवर्नमेंट का यही है कि फिर तो एग्जाम लेके किया जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरह की ग्रेडिंग सिस्टम पे उनको आगे प्रमोट कर दिया जाए। तो अब उन बच्चों की भी सुननी पड़ेगी उनको। अब बात सिर्फ ये है कि अगर वो उन बच्चों की सुन के करते हैं तो दूसरे बच्चे नाराज होंगे, अगर ग्रेडिंग सिस्टम पे जाते हैं तो वो दूसरी साइड वाले बच्चे नाराज होते
दे, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो वही फैसला लेगी जो बच्चों के मुस्तकबिल के और एजुकेशन के हिसाब से बेस्ट होगा। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बच्चों को ना ये चीज समझनी चाहिए कि वो जो बैठे हुए हैं ना, वो सारे पढ़े लिखे टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, उनमें से कोई भी उनका बुरा नहीं चाहते, सारे भला चाहते, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के टीचर्स हैं, चाहे पॉलिसीज बनाने वाले लोग हैं। एक तो वो बच्चों की सेहत भी चाहते हैं, दूसरे वो बच्चों का साल भी नहीं जाया करना, वो दूसरा ये भी चाहते हैं कि उनकी फ्यूचर पे असर ना पड़े। जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हाफिज इलियास साहब, आपकी तरफ में आऊंगा यही सवाल लेकर कि जैसे कि अगर बात की जाए कि गवर्नमेंट जो है वो कंफ्यूज नजर नहीं आती अपने फैसलों में। पहले वो एक दिन में कहते हैं कि जनाब कल एग्जाम्स होने हैं, फिर दूसरे दिन आगे चेंज कर दी जाते हैं। अब ओ लेवल ए लेवल सिस्टम की बात की जाए तो 2 दिन एग्जाम में बच्चे आते हैं, फिर उनको कहते हैं नहीं जी अब अगर आप चाहें तो अक्टूबर नवंबर में चले जाएं। तो इस तरह क्या आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट जो क्लियर जो है और हैंड्स ऑन की बात करें तो कोई क्लियर एक्शन लेने में या क्लियर कोई डिसीजन मेकिंग करने में कोई आज तक कामयाब नहीं हो सकी। क्योंकि हमारे यहाँ अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को देखें तो हमारा कंट्री इस मुतबादिल नहीं हो सकता, या कि हम किसी भी तरह से गवर्नमेंट अपने आप को किसी मुश्किल में जो है ना वो डाले। और रही स्टूडेंट्स की बात, तो हमारे यहाँ तो आपको जो एक रिवायत पीछे अगर पिछली चंद दहाइयों की बात करें तो जो स्टूडेंट यूनियन का एक रोब और एक दबदबा था वो हमें ये कोविड के अंदर देखने में नजर आया है। आपको यूएमटीबी में नजर आया, आपको सुपीरियर यूनिवर्सिटी में भी नजर आया, और भी मुख्तलिफ इस्लामाबाद और लाहौर की मुख्तलिफ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर नजर आया। लेकिन गवर्नमेंट कोई क्लियर जो डिसीजन करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। लेकिन ऑल थ्रू अगर हम लोग ये भी देखें कि अगर एग्जाम डिले हो गए हैं तो अगला अल्लाह करे कि ये कोविड की सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल जो है वो बेहतर हो जाए, तो अगर 1 माह या 2 माह यूनिवर्सिटीज अपने जो एडमिशन है उनको डिले भी कर लेती हैं, तो आगे हमारे पास जो आपको पता है समर का एक अच्छा टेन्योर होता है, गुड 3-4 मंथ्स होते हैं हमारे पास, तो उसके अंदर हम उन चीज को कोप अप कर सकते हैं, उन चीज को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपकी बात के साथ मैं एग्री करूंगा कि गवर्नमेंट इस हवाले से फेल नजर आती है कि कोई क्लियर डिसीजन मेकिंग जो है ना वो ड्रॉ नहीं कर पाई बेसिकली। जी बिल्कुल, मैं इसे अपनी जो शो है इसको वाइंड अप करूंगा और उसी लास्ट क्वेश्चन की तरफ आपके पास आऊंगा। और मेरा ये इस शो का आज के ये लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि अब बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर हैं पाकिस्तान में, स्पेशली चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो वो फिजिकल एजुकेशन से मूव कर रहे हैं क्योंकि अभी 3rd वेव है, फिर 4th वेव का भी कोई नहीं पता, कहा जा रहा है कि मे बी 4th वेव भी पाकिस्तान को हिट कर सकती है। तो इस हवाले से कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है और गवर्नमेंट को क्या क्या इकदाम करने चाहिए आपके ख्याल में कि जो आज क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसको मजीद बेहतर किया जा सके? फैज साहब, सबसे पहले तो आईटी डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो बेशक फेडरल का है या हमारे एजुकेशन सिस्टम के पास जो टूल्स हैं तो सबको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है, बेशक वो प्राइवेट सेक्टर हैं या वो पब्लिक सेक्टर हैं। उसके बाद क्या किया जाए कि टीचर्स की, स्पेशली टीचर्स की क्या किया जाए, ट्रेनिंग करवाया जाए। उस ट्रेनिंग सेशन के थ्रू क्या किया जाए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए ताकि टीचर्स को किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को इंगेज करने में, स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने में, वो बेहतर तरीके से जो है वो जो टीचर्स हैं उनको वो अंजाम दे पाए। तो बेसिकली फेडरल बेस पे एक पूरे ऑल ओवर द कंट्री हमें चाहिए कि एक अच्छी पॉलिसी को डिजाइन किया जाए, क्योंकि कोविड का जिस तरह अभी आपने बताया कि अभी 3rd वेव है, 4th वेव आती है या 5th वेव आती है, अभी तक वो अनस्टेबिलिटी है, हमें इन चीजों का अंदाजा नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि कोई एक जो यूनानिमस डिसीजन लिया जाए, एक ही पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर तमाम पॉलिसी को डिफाइन कर दिया जाए, एक ही टूल को यूज किया जाए और उस पे मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस करवाए जाएं टीचर्स के, और साथ साथ स्टूडेंट्स को भी इस चीज के ऊपर मोटिवेट करना चाहिए, इस चीज के ऊपर कि हमारे लिए फिजिकल एजुकेशन अभी पॉसिबल नहीं है कोविड की वजह से। और दूसरा सर, ये अगर हम लोग फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो काश हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर इतने इंस्टीट्यूट बनाए होते, इतने स्कूल बनाए होते, इतने कॉलेज बनाए होते या इतनी यूनिवर्सिटीज बनाई होती कि आज हमें अगर हम पब्लिक सेक्टर स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट रेशियो आप चेक कर लें, एक टीचर वो 50-50 बच्चों को, 60-60 बच्चों को जो है वो टीच कर रहा होता है। तो हम बहरहाल ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉ थे जो बहुत ज्यादा खुल के सामने आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमें एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ इस तरह का एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि जिसके जो हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए और हमारे स्टूडेंट के लिए और उनके फ्यूचर के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो।
जी सही। और मैं अपने इसी आखिरी सवाल को लेकर मैम सादिया आपकी तरफ आऊंगा कि आपका क्या ख्याल है, आपके मुताबिक कि आप भी टीचर हैं स्कूल में, कि एजुकेशन सिस्टम जो है अब वो ऑनलाइन की तरफ आ रहा है। हर इदारा जो है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, वो फिजिकल से ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मूव हो रहा है। तो आपके ख्याल में कितनी बेहतरी की गुंजाइश है अभी इस सिस्टम में? बेहतरी की तो भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है। सबसे पहले तो जो नेट के इश्यूज हैं, एक तो हमारे कंट्री में जो आपने देख लें कि एक तो बड़े शहरों में नेट के ज्यादा इश्यूज नहीं होते, बल्कि वहां पे भी बहुत सारे एरियाज में नेट के इश्यूज होते हैं। जब आपने ऑनलाइन पढ़ाना है तो सबसे पहले तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा मसला बच्चों का यही होता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि आप जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो बहुत जरूरी है, और ये गवर्नमेंट का है कि वो एक ऐसी IT पॉलिसी लेके आए जिसमें सारे एजुकेशन, चाहे प्राइवेट है चाहे दूसरे गवर्नमेंट के हैं, वो सारे इकट्ठे बैठ के एक ऐसी पॉलिसी डिजाइन की जाए जो दोनों सेक्टर के बच्चों के लिए अच्छी हो। और फिर ये कि टीचर्स की ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि उनको, क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के भी जो स्कूल हैं वहां पर टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है। अगर टीचर ट्रेनिंग की बात की जाए तो ये प्राइवेट के थोड़े जो बड़े हैं इंस्टीट्यूट, ये सिर्फ वहां पर है। जो ज्यादातर है वहां पर कोई टीचर्स की नहीं है कि उन्होंने कैसे पढ़ाना है। और बहुत सारे स्कूल मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिंक अपलोड कर देते हैं, ठीक है, या टीचर ने बोला और उसको बोर्ड के ऊपर लिख के उसको सिर्फ डाल दिया। तो बच्चों को इस तरह से तो समझ नहीं आती, इसलिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी पता नहीं है कितनी देर ये चलना है, तो हमें थोड़ा सा माँ बाप को और बच्चों को भी ये चीज समझानी पड़ेगी कि, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ये ज्यादा मसला है कि माँ बाप ने शुरू में इसको सीरियस नहीं लिया, अब भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। उनके ख्याल में अगर छोटे बच्चों ने कुछ नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है, उनको नहीं पता कि यही उनकी बुनियाद बनने की उम्र यही होती है, और यहाँ पे जो कमी रह जाएगी वो बहुत आगे तक जाती है। तो इसलिए जरूरत है, अभी तो बहुत सारे करने के काम है, लेकिन सबसे जरूरी है एक तो इंटरनेट अवेलेबिलिटी उसकी बच्चों के लिए, दूसरी बात ये है कि टीचर्स की ट्रेनिंग, और तीसरी बात ये कि माँ बाप को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको भी ये बताया जाए कि ये चीजें आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जी नाजरीन, मैं अपना आज का शो जो है वो यहीं पर वाइंड अप करूंगा, और अपने दोनों मेहमान जो है मैम सादिया भट्ट साहबा और हाफिज इलियास साहब, उन दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो अगले शो के लिए नाजरीन कराम नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।